आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ यूरोपीय कंपनियां जो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से भारत आई थीं, देखते ही देखते यहाँ की शासक बन बैठीं। ये कहानी मुनाफे, साजिश और ताकत की है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन आखिर किसी देश पर कब्जा कर कैसे सकती है? सुनने में यह सवाल आज शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय इसी सवाल का जवाब है। देखिए, ये कहानी तोपों और सेनाओं से शुरू नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी जहाज़ों से, व्यापार से और मसालों से। जी हाँ, यूरोप में मसालों की मांग इतनी ज्यादा थी कि इसी मांग ने उन्हें हजारों मील दूर भारत के तटों तक खींच लिया। तो चलिए सबसे पहले उसी दौर में चलते हैं जब ये सब शुरू हुआ था। ये मसालों के लिए एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय दौड़ थी। बात 15वीं शताब्दी की है। यूरोप से एशिया तक मसाले लाने के जो भी जमीनी रास्ते थे, उन पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। मतलब एक तरह की मोनोपोली थी। इसी वजह से यूरोपीय व्यापारियों को मसाले बहुत ही ज्यादा महंगी कीमतों पर मिलते थे। तो उन्हें एक नए रास्ते की तलाश थी, एक समुद्री रास्ते की, जिससे वो सीधे एशिया के बाजारों तक पहुंच सकें और इस मोनोपोली को तोड़ सकें। और इस तलाश का इनाम कितना बड़ा हो सकता था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत से मसालों की अपनी पहली खेप लेकर लौटा, तो उसने अपनी पूरी यात्रा की लागत से 60 गुना, जी 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। अब तो यह साफ हो ही गया था कि यह जोखिम उठाने लायक क्यों था। और इस दौड़ में जो सबसे पहले और सबसे तेज निकले वो थे पुर्तगाली। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि समुद्र पर अपना एक छत्र राज कायम करने की एक बिल्कुल ही अलग रणनीति अपनाई। उनकी शुरुआत बहुत तेज थी। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और सिर्फ 5 साल के अंदर 1503 में उन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री, मतलब एक व्यापारिक अड्डा बना लिया। और 1510 आते आते उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनकर भारत में अपना एक मजबूत ठिकाना बना लिया था। उनकी रणनीति बड़ी दिलचस्प थी, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी एल्मेडा का मानना था कि भारत में जमीन पर किले बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है हिंद महासागर पर कब्जा करना। उनका सिद्धांत एकदम साफ था, जिसका समुद्र पर राज होगा, उसी का व्यापार पर राज होगा। लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य की असली नींव रखी अफोंसो डी एल्बुकर्क ने। उसने गोवा, मलक्का और होर्मुज जैसे बहुत जरूरी बंदरगाहों पर कब्जा करके समुद्र पर पुर्तगाली पकड़ को और मजबूत कर दिया। उसने गोवा को सिर्फ अपनी राजधानी ही नहीं बनाया, बल्कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी बढ़ावा दिया, ताकि एक ऐसी स्थानीय आबादी तैयार हो जो पुर्तगाल की वफादार हो। और हाँ, एक और खास बात, वो पहली यूरोपीय शक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया था। अब पुर्तगालियों की ये जबरदस्त कामयाबी भला किससे छिपी रहती? जल्द ही दूसरे यूरोपीय देश भी इस मुनाफे के खेल में कूद पड़े और भारत पहुंच गए। और यहीं से शुरू हुआ असली मुकाबला और तनाव। तो मैदान में कई खिलाड़ी थे। एक तरफ थे पुर्तगाली, जो सरकारी नियंत्रण में थे, तो दूसरी तरफ थे डच और अंग्रेज, जिनका मॉडल बिल्कुल अलग और आधुनिक था। उनकी कंपनियां जॉइंट स्टॉक कंपनियां थीं, जिन्हें प्राइवेट इन्वेस्टर्स चलाते थे, बिल्कुल आज की कॉर्पोरेशंस की तरह। फ्रांसीसी कंपनी ज्यादातर सरकार के समर्थन से चलती थीं। अब इतने सारे अलग अलग खिलाड़ी, अलग अलग मॉडल और सबके अपने अपने हित, तो टकराव तो होना ही था। और सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि ये सिर्फ मामूली ट्रेडिंग कंपनियां नहीं थीं। इन्हें अपने अपने देशों के राजाओं से युद्ध छेड़ने, स्थानीय राजाओं के साथ समझौते करने और अपनी हिफाजत के लिए किले बनाने तक का अधिकार मिला हुआ था। सोचिए, ये कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन था, कॉर्पोरेट का लालच और सेना की ताकत दोनों एक साथ। और इस टकराव का सबसे बड़ा अखाड़ा बना बंगाल। यही वो जगह थी जहां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी से शासक बनने का अपना पहला और सबसे मजबूत कदम बढ़ाया। बंगाल उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा था। यहाँ का कपड़ा, रेशम, शोरा, इन सब की यूरोप में जबरदस्त मांग थी। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि एशिया से ब्रिटेन जितना भी सामान जाता था, उसका करीब करीब 60% हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल किसी सोने की खान से कम नहीं था।
बंगाल पर कब्जा असल में 2 लड़ाइयों के जरिए हुआ। पहली थी 1757 की प्लासी की लड़ाई, जो सच कहें तो एक लड़ाई कम और एक बहुत बड़ी साजिश ज्यादा थी। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ही अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन जो दूसरी लड़ाई थी 1764 में बक्सर की, वो एक असली सैन्य जंग थी, और इसमें कंपनी की एक छोटी सी सेना ने मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की विशाल सेना को एक साथ हरा दिया। बक्सर की लड़ाई का महत्व यही था। प्लासी ने अगर साजिश से दरवाज़ा खोला था, तो बक्सर ने यह साबित कर दिया कि अब सैन्य ताकत के मामले में कंपनी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद कठपुतली नवाबों का दौर खत्म हो गया और यह साफ हो गया कि बंगाल का असली शासक कौन है, कंपनी। तो अब आते हैं कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर, जहां एक ट्रेडिंग कंपनी ने औपचारिक तौर पर कागज पर एक सरकार की भूमिका अपना ली। ये सब हुआ 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ। बक्सर की हार के बाद बेचारे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास कंपनी की शर्तें मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। इस संधि के तहत कंपनी ने मुगल सम्राट को हर साल 26 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले में कंपनी को जो मिला उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। कंपनी को मिले दीवानी अधिकार। अब दीवानी का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार, और साथ ही वहां के नागरिक मामलों में न्याय करने का अधिकार। तो अब सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, वो एक सरकार बन गई। वो टैक्स वसूलती थी, प्रशासन चलाती थी, और ये सब कुछ एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पे हो रहा था। एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास अपनी सेना थी, जो टैक्स वसूलती थी और जो एक पूरे देश पर राज करती थी। ये कहानी हमें इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ सिखाती ही है, पर यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि कॉर्पोरेट ताकत की हदें क्या होनी चाहिए। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।